जिंदाबाद 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 शेर सिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमनिया के इस पावन धरती पर मौजूद हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, सभी युवा साथियों और क्षेत्रीय महासभा युवा के सभी पदाधिकारी गण, जिनमें हमारे भाई युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुमार अवनीश सिंह जी, हमारे हरिशंकर सिंह मुन्ना जी, अश्विनी सिंह राम बाबू जी, दिनेश जी, पंकज जी, धीरेन्द्र जी और भी जितने हमारे इस संगठन के मुख्य पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, अपनी ओर से और मेरे साथ आए मेरे सभी साथीगण, जिनमें भाई प्रिंस सिंह जी, रवि रंजन सिंह जी, अजय सिंह जी, पत्रकार बनारस से, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस महाराणा सांगा यात्रा के अंदर आपने हम सबको निमंत्रण दिया, इस कार्यक्रम में शामिल होने का हमारा सौभाग्य रहा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी गर्मी का समय है और आपके संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, उनकी जो मेहनत है वो इस कार्यक्रम में साफ साफ देखी जा सकती है कि इतने भरी गर्मी के अंदर, इतनी उमस के मौसम में भी सब लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, जो इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद भी है। अभी कुंवर अवनीश सिंह जी ने अपने विचार आपके सामने रखे और जैसी मुझे आशा थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये सबसे जरूरी बात है कि उसका जो विजन है, जो उसकी दिशा है अपने समाज के प्रति, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ उसको पता होना चाहिए कि भाई हमने संगठन क्यों बनाया हुआ है, इस संगठन से हम अपने समाज को किस प्रकार से लाभ देंगे और कैसे समाज का उद्धार होगा, भला होगा हमारे इस संगठन के द्वारा, हमारे इस ये जो हम मेहनत करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, इसके द्वारा। क्योंकि ये कार्यक्रम की जो थीम है वो राणा सांगा जी के ऊपर है और कई लोग जब तक ये जो सुमन, रामजी लाल सुमन है, जब तक इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा था पार्लियामेंट में राणा सांगा जी के लिए, तो मुझे लगता है कि कई लोग उससे पहले शायद राणा सांगा जी का नाम सुने भी ना हो या फिर उनसे उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना रखते हैं। जबकि हम महाराणा प्रताप जी की बहुत जय जयकार करते हैं, वो महाराणा प्रताप जी के जो है दादाजी थे, बाबा थे, और राणा सांगा जी ने जितने युद्ध लड़े, तो जितना भी जो शिशोदिया पुल है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा युद्ध जो है वो राणा सांगा जी के हिस्से में आया और उन्होंने सभी युद्धों को जीता। सिर्फ आखिरी एक जो युद्ध हुआ जिसको खानवा का युद्ध बोलते हैं, और ये जो भारतीय धरती है इसमें जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो इतिहास के अंदर दो समय पर आया है। एक जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान युद्ध में पराजित हुए मोहम्मद शाहबुद्दीन के द्वारा, तब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया इस धरती के ऊपर, क्योंकि जो बाहर के शासक थे उनकी यहाँ पर एंट्री हो गई। क्योंकि उससे पहले जो बख्तर राजा थे उन्होंने 7वीं सदी में जो है
खदेड़ दिया था, जिसके कारण कई सौ साल कोई भी लुटेरा भारतीय धरती पर आने संगठन से दुस्साहस नहीं कर पाया। और जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जिसमें मुगल डायनेस्टी की, मुगल एम्पायर की नींव रखी गई बाबर के द्वारा। तो वो राणा सांगा जी और जो बाबर का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध उसको बोलते हैं, आगरा के पास खानवा एक स्थान है। तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा जी पराजित हुए बाबर के द्वारा, बाबर की सेना के द्वारा, तो तब एक इस धरती का इतिहास चेंज हुआ और फिर मुगल शासकों का दौर शुरू हुआ। और इस युद्ध के कारण आज करीब मान लीजिए करीब कई सौ साल हो गए हैं, लेकिन जो दूसरे समाज है, तो दूसरे जाति समाज के हमारे भाई बंधु हैं, हम पे लगातार आरोप लगा देते हैं कि भाई आप अपने आप को राजपूत करते हैं, क्षत्रिय करते हैं, आपने तो युद्ध हारे, आपके पूर्वज तो हमेशा युद्ध हारा करते थे, आपको हम गरीब बेबस के ऊपर ही अपना जोर जुलूम दिखा सकते हैं। तो जब मैं खुद जेल में था तो एक दलित समाज का हमारा भाई था, मेरा साथी था जेल में। तो एक दिन अखबार में कुछ ऐसा काम हुआ जैसा कि अभी ये टिप्पणी कर रहे थे उसके सिलसिले में, तो इस तरह के तो आए दिन होते रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तो इतने बड़े राजपूत समाज अपने आपको योद्धा मानता है, इतनी बड़ी बड़ी पट्टी लगा के चलते हो, हिंदू धर्म की जो जितनी भी दूसरी जाति है उस पर तो आपने बहुत बहुत दिखाया, लेकिन जब मुसलमान आए तो उनसे आप नहीं लड़े, तो आप काहे के बाहर हो। तो मैं उस दिन उसको कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जब हम इतिहास देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इसमें तो साफ साफ दिखता ही है कि भाई करीब 700-800 साल उन्होंने राज किया, और आप भी यही थे, हम भी यही थे, हमारे पूर्वज भी यही थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने राज किया, वो भी 1-2 दिन नहीं 800 साल तक किया। तो मैं अपने मन में ये सोचने लगा, विचलित हो गया कि यार इसकी बात तो दमदार है, इसकी बात में काफी सच्चाई है। भाई हमारे पूर्वज जब बहादुर थे तो 800 साल तक कोई कैसे टिका रहेगा। तो मैंने इस पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन मैंने बहुत इस पर विचार किया, और जो विचार मेरे दिमाग में आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि कोई भविष्य में आपको ये कहे कि तुम्हारे दादा परदादा भले तुम कितना भी हल्ला मचा लो, जय भवानी और जय हो कर लो, तो तब तुम्हारी जय भवानी क्यों नहीं चली, तब तुम क्यों नहीं कुछ कर पाए। तो इसका जो कारण है जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब राणा सांगा जी और जो बाबर था जब आमने सामने आए, तो आपको एक बात और बता दूं कि राणा सांगा जी के पास बाबर के मुकाबले में 4 गुना सेना थी। कितनी थी? 4 गुना ज्यादा। 4 गुना, मतलब कि जितने लोग आप बैठे हैं, अगर इसके 1/4 लोग बाहर खड़े हो और आपको मार पीट के भगा दे, तो दुनिया क्या कहेगी, अरे 25 लोगों ने 100 लोगों को मार के भगा दिया। और फिर भी वो 100 लोग ये कहें कि हम बहादुर थे, तो फिर भाई या तो बात गलत है या तो कोई दूसरा कारण है कि फिर भी वो कह रहे हैं हम बहादुर थे। तो ये आप तय कीजिएगा कि वाकई में ही आपके जो पूर्वज थे वो बहादुर थे या नहीं थे, या कारण कुछ और था। अब हुआ ये कि जब राणा सांगा जी अपने सेनापतियों के साथ, अपने योद्धाओं के साथ, जो हमारे पूर्वज थे, सीधे पूर्वज थे, जब वो मैदान में खानवा के युद्ध में तलवारें लेकर डटे हुए थे, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में
जो है बंधक था, किसी के हाथ में कोई हथियार था। तो सामने जो बाबर की सेना थी वो सबसे पहले जो है एक तोप लेकर आई, बारूद लेकर आई। इस खानवा के युद्ध से पहले इस धरती पर किसी को उस तोप के बारे में या बारूद कोई हथियार होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ कि बाबर की जो सेना थी उन्होंने दूर से ही तोपों का इस्तेमाल किया, और जब राणा सांगा जी और उनके साथियों के ऊपर तोप के गोले गिरे तो उनको ये समझ नहीं आया कि भाई ये है क्या, हमारे ऊपर क्या गिर रहा है। जलने लगे, मरने लगे, शहीद होने लगे। तो महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा जी वो युद्ध वहां से उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई राणा सांगा जी तो तलवार लेकर एक बहादुर योद्धा की तरह इंतजार कर रहे थे कि भाई ये बाबर आए नजदीक या हम इसके नजदीक जाएं तो इनकी गर्दनें काट के इनको यहां से मार काट के भगाएं, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला। और जब ऐसा मौका नहीं मिला तो राणा सांगा जी और उनके साथियों के बहादुरी में तो कोई कमी नहीं है। कमी किसमें है? कमी है, अंतर है हथियारों में। ये उनके पास बारूद था, उनके पास तलवार थी। अब आप यहाँ पे कितने भी लोग बैठे हैं, अगर एक बंदा भी AK-47 लेकर यहाँ आए तो सबको मार देगा। आप कितने भी बड़े 6 फुट के हो चाहे 7 फुट के हो, अच्छा आप कपड़ी की 10 फुट की लगा रखी हो, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ और करना हो गया। तो हम इस बात से क्या बात समझे कि राणा सांगा जी को बाबर ने उसकी बहादुरी ने नहीं हराया, राणा सांगा जी की तलवार को बाबर की तोप ने हराया। ठीक, अब उस तोप के दम पे बाबर और उसके परिवार के लोगों ने 500 साल तक इस हिंदुस्तान की धरती पर राज किया। बाबर के बाद कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, और 500 साल राज करने के बाद जो है यहाँ पे अंग्रेज आए, इंग्लैंड से, स्पेन, यूरोपियन कंट्री से। वो तोप से भी ज्यादा आधुनिक हथियार, बंदूकें लेकर आए। तो तोप तो क्या है कि हाथी की तरह खींचने में बहुत मुसीबत होती थी। अब वो बंदूकें लेकर आए, कोई कहीं से छुप के मारे, कोई कहीं से छुप के मारे। तो बंदूक वालों ने जो है तोप वालों को परास्त कर दिया। उन्होंने बंदूक के दम पे 200 साल अगले 200 साल तक राज किया, 1947 का। फिर 1947 में देश में आया लोकतंत्र, इससे पहले था राजतंत्र। तो अब लोकतंत्र में जो सत्ता प्राप्त करने का जो तरीका था उसमें बदलाव हो गया। पहले सत्ता की प्राप्ति कैसे होती थी? हमारे पूर्वजों ने सत्ता की प्राप्ति कैसे करी? हजारों सालों तक तलवार के दम पे। फिर तलवार को हरा दिया तोप ने, और तोप ने सत्ता की प्राप्ति कर दी, और 500 साल तक रहा। फिर उस तोप और तलवार को दोनों को हरा दिया बंदूक ने, और उसने 200 साल तक राज किया। और फिर जब 1947 के बाद लोकतंत्र आया तो सत्ता की प्राप्ति, सत्ता का रास्ता हुआ लोकतंत्र में वोटिंग मशीन से। और वोटिंग मशीन जो कि आज के युग का सबसे आधुनिक हथियार है, उस वोटिंग मशीन ने तलवार को, बंदूक को, तोप को, सबको हराया। और उस वोटिंग मशीन के दम पर उत्तर प्रदेश के राजा बने कभी मुलायम सिंह यादव जी, कभी बहन मायावती जी, आज योगी आदित्यनाथ जी, और देश के राजा बने मोदी। तो जो हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो आज भी ये सपने देखता है कि तलवार के दम पे हम दोबारा से वही सत्ता हासिल कर लेंगे,
जो हजारों साल तक हमारे पास थी। लेकिन जब सत्ता प्राप्त करने का रास्ता ही बदल दिया है, उसका तरीका ही अलग है, तो वो उस रास्ते से कैसे प्राप्त हो सकती है? अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली बस में तो बैठना पड़ेगा, कलकत्ता वाली में बैठोगे, भले ही वो मर्सिडीज गाड़ी हो तो कलकत्ता ही पहुंचोगे ना। बिल्कुल। तो मैं अपने समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये अटूट सत्य है कि जो समाज सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं जानता है, वो समाज बर्बाद हो जाता है, वो समाज खत्म हो जाता है। राणा सांगा जी सही समय पर सही हथियार चलाना या सही हथियार चलाने का पहचान नहीं कर पाए, इसीलिए वो युद्ध हारे। उनके बहादुरी में, उनके बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ युद्ध हारे कि उन्होंने सही हथियार का चयन नहीं कर पाए, और बाबर जो है वो उनसे ज्यादा आधुनिक हथियार ले आया। तो लोकतंत्र का जो हथियार है, जब तक आप उसको चलाना नहीं सीखोगे तो कितनी भी जय भवानी कर लेना, जय महाराणा कर लेना, आप जो मर्जी कर लेना, कभी आप सत्ता के रास्ते को दोबारा वापस नहीं आ। तो मैं आपसे ये स्पष्ट निवेदन करूंगा, और ये बात जब मुझे समझ में आई, क्योंकि अभी जो हमारे उधर मंच को संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने 3-4 बार एक बात कही कि जब SC/ST कानून या इस तरह का कोई भी कानून जब पास होता है या हो रहा था, या अभी जब राणा सांगा जी के लिए अपमानजनक शब्द बोले गए, तो 56 राजपूत सांसद थे या 50 सांसद थे, और वो एक शब्द भी नहीं बोले। ये इतनी अनमैच्योर, इतनी ज्यादा अनमैच्योर बात है कि अगर इस जमनिया के किसी यादव भाई के 10 साल के बच्चे से पूछेंगे, किसी निषाद भाई के 5 साल के बच्चे से पूछेंगे, किसी राजभर समाज के किसी बिल्कुल जो एक बार स्कूल नहीं गई होगी उसकी महिला से पूछेंगे, तो वो भी बता देगी कि वो 56 राजपूत या जितने भी आप गिनती करते हो को वो क्यों नहीं मानते। लेकिन आश्चर्यजनक ये बात है कि राजपूत समाज जो अपने आप को इतना बुद्धिमान मानता है, बहादुर मानता है, वो इसी बात पर हमेशा जिंदगी से रोना पीटना करता रहता है कि ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोलते। अगर आप भी होंगे तो आप भी नहीं बोल सकते, शेर सिंह बना होगा तो वो भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वहां पर मैं एक राजपूत नहीं होता, मैं वहां पर होता हूं बीजेपी का सांसद, कांग्रेस का सांसद, समाजवादी पार्टी का सांसद। तो जो जिस पार्टी का MLA या सांसद होता है, वो उस पार्टी का कठपुतली होता है, उससे दबावा होता है। जो उसकी पार्टी झंडा करेगी उसके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। तो जिस समाज में इतनी भी सेंस नहीं है, अभी तक बुढ़े बुढ़े हो गए, रोना पीटता करेंगे, ये क्यों नहीं बोलना? अरे भाई तेरे को अगर ये बात बुलवानी है, ये 98 जी का उदाहरण दे रहे थे। 98 जी का अपना झंडा है, 98 जी राजा है, 98 जी को किसी से पूछना नहीं पड़ता पार्लियामेंट में बोलने से पहले। आज जितने भी आप नाम गिनाते हो वो हर अपनी अपनी पार्टी के सिर्फ गुलाम है, वहां पे काम करते हैं। उनको अपने अध्यक्ष जी से पूछना पड़ेगा कि अध्यक्ष जी ये बात बोल दूंगे नहीं, अध्यक्ष जी कहेंगे शांति से पीछे जाकर बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। तो फिर आप अगर ऐसे मतलब जो गुलाम है, अगर गुलामों से ऐसी इच्छा करो तो किसी को आपके पक्ष में बोल देंगे वहां, या समाज को कोई समस्या आएगी, कोई पीड़ा आएगी कि वहां पर वो कुछ बोलेंगे, तो आप अभी नादान हो। और ये नादानी जो है आपके जीवन पर इतनी भारी पड़ेगी कि अगर आप दूसरे समाज की तरह, एक मिशन की तरह अपने झंडे के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो मैं आज आपको वादा करके जाता हूं, ज्यादा समय नहीं है। ये जिस कांड की बात कर रहे थे, ऐसे तो कांड आए दिन होते रहेंगे। आप आज कुर्सियों पे बैठे हैं,
कल आप नीचे बैठे होंगे तो समझ में राहुल जी और दूसरी बात तो मैं बता रहा हूँ, एक बार उनसे मिलवा दीजिए। मुझे नहीं पता यहाँ से मैंने किसी का देखा नहीं। एक हमारे मीडिया की ताकत बहुत है, तो उन्होंने पोस्ट डाली कि मुझे बहुत समस्या है और मैं अपना जो होटल है वो बेचने जा रहा हूँ, मैं अपना होटल बेच रहा हूँ। तो उस पर मैं कमेंट्स देखने लगा, तो उस पर अगर 500 कमेंट्स थे तो उस पर 400 ने लिखा हुआ था बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो। क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं बताओ जी? अच्छा समय आएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा था, एक दिन तुम्हारा ऐसा समय आने वाला है कि तुम नीचे बैठे होगे, तुम्हें कोई चक्करों से मार रहा होगा, तो एक भाई कह रहा है जय भगवान, उसको बहुत जल्दी है कि ऐसा समय आ जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, थोड़ा बुद्धि भगवान ने दी है, सबने बराबर नहीं दी, ये मुझे पता है, लेकिन रोटी जब खाते हो तो थोड़ा सा क्या बोलना है, क्या लिखना है, इतनी समझ इंसान में अगर नहीं है तो बस भगवान ही मालिक है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सामाजिक संगठन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक आरएसएस की तरह से प्रकट होना चाहिए। जब आरएसएस ने सामाजिक रूप से कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की, तो जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें बहुत दुविधाएं पैदा करी। आरएसएस के लोग जाते थे अलग अलग चीजों को लेकर, कभी कहते थे राम जी का मंदिर बनाएंगे, कभी कोई और योजना लेके जाते थे, तो जिसकी सरकार थी वो उनके लठ मार के, डंडे मार के पुलिस वाले उनको भगा देते थे। तो आरएसएस के लोगों ने बैठे, उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसे तो राजकुमार भैया मांग के लिए जाएंगे सरकार के पास, तो वो तो पूरी नहीं होगी कभी। तो उसमें जो कुछ समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम मांगने वाली दिशा में क्यों गए, हम तब तक मांगते रहेंगे, क्यों ना खुद के एक राजनीतिक दल बनाए, उसको सत्ता में लाए, और जिस चीज के लिए हम मांगते फिरते हैं उसको सत्ता में लाकर उसके द्वारा हम सब चीज पूर्ति कर लें। तो इस रास्ते पर हमारे यादव भाई चले, दलित भाई चले, राजभर भाई चले, निषाद भाई चले, पटेल समाज चला, उन्होंने अपना झंडा लगाया, अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हैं, अपने मुद्दों को सीधा चलेगा 2 घंटा क्यों कोई बात विधायक है, हम आपको समर्थन देंगे, हमारे समाज नहीं, आप बोल तो रहा है, करवा रहा हूँ, सुबह बात किया था, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मांगते क्यों? क्या आपके पूर्वजों ने कभी किसी से मांगा? वो तो देने वाले थे। नहीं हो जाएगा तो मैं बता तो दूंगा। देने वाला बनिए, और देने वाला बनना है अपने पूर्वजों की तरह, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि सामाजिक संगठन ऐसे झंडे के ऊपर रखना जैसे आज आरएसएस का कंट्रोल रहता है भाजपा के ऊपर, ऐसे ही क्षत्रिय महासभा, कर्मी सेना या जितने भी सामाजिक संगठन है, उनका एक चेक रहे, उनकी एक निगाह रहे, उनका एक दबाव रहे अपने उस राजनीतिक दल पर जो उन सबके खून पसीने या उनके मदद से, हर तरह की सहायता से जो आगे फलफूल हुआ सत्ता में हिस्से लेता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिहार के अंदर चुनाव है, मैंने अवनीश जी से भी प्रार्थना की कि आपकी ये जो राष्ट्रवादी जनता पार्टी है, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर कभी सत्ता में हिस्सेदार बनी तो जो भी समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो, चाहे वो जो हमारे महान पूर्वजों को जो दूसरी जातियों में भरपा जा रहा है, चाहे वो उससे संबंधित मुद्दा हो, या जो इस तरह के जो प्रकरण होते हैं जो जिसका जिक्र इन्होंने किया, उस तरह के जितने भी समस्या है अगर समाज के सामने आएंगी या होंगी तो जहां पर वो सॉल्व हो सकती है, हम यहाँ पर कितना भी गलत पाते हैं,
यहाँ पर समस्या दूर नहीं होगी। समस्या कानून हर चीज जो हमारे पक्ष में हो सकती है वो विधानसभा लोकसभा में ही संभव है। तो वहां पर अगर हमारे कोई व्यक्ति जाएंगे पहुंचेंगे तो हम अवश्य ही उसको सही करेंगे। बिहार के अंदर आप लोग हमारी सहायता कीजिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके बगल का ही राज्य है। यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर के बाद जो है बक्सर जिला शुरू हो जाता है, वहां पर भी हमारे कुछ कैंडिडेट्स लड़ेंगे। तो वो आपकी पार्टी है, पता नहीं आपके क्यों इसमें आप संकोच करते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर किसी भी हमारे यादव भाई से पूछिए, आरजेडी पिछले कई सालों से सत्ता में है, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे यादव भाई आरजेडी को ही क्यों देते? क्योंकि वो इसको समझते हैं, उनको पता है यही हमारी बात रखेंगे, दूसरा नहीं रखेगा। तो ये बात आप ही समझ लीजिए, आपकी बात आपका झंडा ही रखेगा। अगर आप ये गलत फहमी है कि 50 सांसद है या 50 विधायक है वो हमारी बात रखेंगे, तो इस गलत फहमी में आप नहीं रहिएगा। उससे बाहर जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, उनका उज्जवल भविष्य करेंगे। मैं आपका दोबारा से बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे भाई साहब जो कि इससे पहले भी उन्होंने मुझे एक बार कार्यक्रम में गाजीपुर आने का मौका दिया था, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बातें में बहुत मेहनती है, बहुत सामाजिक विचारधारा हैं, दिन रात लगे रहते हैं। वो कार्यक्रम भी बहुत शानदार था, आज का कार्यक्रम भी बहुत शानदार है। आप सबकी जो मेहनत है वो जरूर सफल होगी, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बस आप लोकतंत्र का सही हथियार चलाना सीख जाइए। जब तक सही हथियार नहीं चलाएंगे, क्योंकि हथियार आप सोच रहे होंगे वोटिंग मशीन में क्या है, इसको तो कोई भी चला लेगा, ऐसा नहीं है। ये तलवार रखी है, राइफल रखी है, अगर आप इसको चलाना नहीं जानते होंगे ये किसी काम की है? नहीं किसी का। अरे भाई तलवार ही रख देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी उठा चला लेगा, या ये राइफल रख देते हैं, जिसको चलानी नहीं आती होगी उसके लिए तो ये बेकार। ऐसे ही जिस समाज को वो वोटिंग मशीन चलानी नहीं आती वो समाज भी तो फिर बेकार है। आपको लगाओ कि बटन तो दबाना है, लेकिन बटन कहाँ दबाना है उतनी समझ समाज में जब आएगी तब समाज तरक्की करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं राष्ट्रवादी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।